आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सबसे पहले मैटर वेव्स किसे कहते हैं? मैटर वेव्स यानी किसी मैटर या पदार्थ से जुड़े हुए वेव्स, तरंग कहलाते हैं मैटर वेव्स। Matter waves are a central part of the theory of quantum mechanics, being an example of wave-particle duality. क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर वेव्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि मैटर वेव्स के थ्रू हमें पता चलता है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कोई भी जो सब्सटेंस है, मैटर है, उसमें पार्टिकल नेचर भी पाया जाएगा और वेव नेचर भी पाया जाएगा। ये जो द्वैतवाद है, ये जो ड्यूअल नेचर है किसी भी मैटर का, उससे रिलेटेड है मैटर वेव्स। ऑल मैटर एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर। सभी मैटर्स में वेव तरंग के समान व्यवहार देखने को मिलता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड जस्ट लाइक अ बीम ऑफ लाइट और मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं, सभी को पता है, लेकिन उनका डिफ्रैक्शन लाइट या मैटर वेव्स के समान हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते हुए भी वेव्स का नेचर शो करते हैं। इन मोस्ट केसेस हाउएवर द वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू हैव अ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन डे टू डे एक्टिविटीज़। कई ऐसे मैटर पदार्थ होते हैं जिनका मैटर वेव, उनसे जुड़ा हुआ मैटर वेव बहुत ही छोटा होता है, उनका वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रैक्टिकली वो उतना महत्व नहीं रखते हैं। अब इसी संबंध में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में सबसे पहले तो 1923 में लुइस डी ब्रोगली, जो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। The de Broglie hypothesis proposes that all matter exhibits wave-like properties and relates the observed wavelength of matter to its momentum. तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये कहा गया कि सभी पदार्थ, सभी मैटर में वेव के समान, तरंग के समान गुण पाए जाते हैं, और इस संबंध में उन्होंने उसके जो मैटर वेव्स हैं उसके वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य को उसके मोमेंटम, संवेग के साथ रिलेट किया। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी वेवलेंथ यदि ज़्यादा है तो मोमेंटम मैटर का कम होगा, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो मोमेंटम यदि किसी पदार्थ का कम है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यदि किसी पदार्थ का मास कम है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका मास बहुत बेहद कम है, तो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा। यानी पदार्थ जितना छोटा है उतना ज़्यादा उसमें वेव लाइक नेचर पाया जाएगा। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को बदल देते हैं, कोई मैक्रोस्कोपिक मैटर को रखते हैं, बड़े साइज़ का कोई मैटर रखते हैं, जैसे एक गेंद ले लेते हैं, तो गेंद का वेट ज़्यादा है तो उससे जुड़ा हुआ जो वेवलेंथ है वो कम होगा, यानी उस बॉल का वेव लाइक नेचर इलेक्ट्रॉन की तुलना में बेहद कम होगा। डेरिवेशन, तो सबसे पहले जब डेरिवेशन करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, डी ब्रोगली रिलेशन का, तो उसमें दो इक्वेशंस यूज़ होते हैं। पहला तो है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज़ इक्वल टू mc²। यहाँ पे E है एनर्जी, m है मास और c स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा जो फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ डेरिवेशन में है वो है प्लांक थ्योरी। तो प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग every quantum of a wave have a discrete amount of energy given by Planck's equation। तो प्लैंक इक्वेशन का यूज़ होगा यहाँ पे, और प्लैंक थ्योरी के अनुसार सभी क्वांटम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, सभी क्वांटम में एनर्जी फिक्स होती है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करने पर हमें क्या मिलता है? mc² इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू होती है c/λ। लैम्डा है वेवलेंथ, c तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट।
तो न्यू की वैल्यू को c अपॉन लैम्डा से रिप्लेस करते हैं तो mc² इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यहाँ c कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन में, तो हमें नया इक्वेशन मिलेगा mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। अब इसी को रीअरेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। अब जो बिकॉज रियल पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली सबमिटेड वेलोसिटी v फॉर द स्पीड ऑफ लाइट c। क्योंकि जो नॉर्मली जितने भी हम मैटर की बात कर रहे हैं सभी के सभी लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं, और यहाँ इस इक्वेशन में जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो c को v से रिप्लेस कर दिया गया जो कि वेलोसिटी है किसी भी मैटर के लिए। तो डी ब्रॉगली ने c को v से रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, यानी वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंटम यदि ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम पाया जाएगा मैटर का, और मोमेंटम यदि कम होगा तो किसी भी मैटर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, यानी वेव लाइक नेचर भी ज़्यादा होगा। अब हम देख रहे हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के वेरियस फॉर्म्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², सभी को पता है। अब इसे मोमेंटम के टर्म्स में यदि कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। अब रीअरेंज करते हैं, p को एक साइड रखते हैं तो p मोमेंटम इज इक्वल टू √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, ये बेसिक डी ब्रॉगली इक्वेशन हैं। अब वहाँ पे p मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकलेगा, उसके लिए इक्वेशन यूज़ होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। अब यहाँ पर T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सभी जानते हैं, और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यदि, तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू 3/2 kT। सॉल्व करने पे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √3m kT। If a charged particle, say an electron, is accelerated by a potential difference of v volts, then its kinetic energy is given by। यदि कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो उसे पोटेंशियल डिफरेंस v पोटेंशियल v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू E इंटू वी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और v वोल्टेज डिफरेंस है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ई वी इक्वल टू हाफ mv² को जब इक्वेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू √2ev अपॉन m। अब अगेन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, बेसिक डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब यहाँ पे v की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो क्या मिलेगा, इक्वल टू h अपॉन m इंटू √m अपॉन 2ev। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो इक्वेशन मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mev। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो यहाँ हम दो एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स वर डिफ्रैक्टेड बाय लार्ज निकल क्रिस्टल्स इन अ मैनर सिमिलर टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय क्रिस्टल्स। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक बड़े साइज़ का निकल क्रिस्टल यूज़ किया गया, और उन्होंने ये पाया कि उस निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन उसी समान हो रहा है, उसी प्रकार हो रहा है जैसे नॉर्मली किसी क्रिस्टल से लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन और लाइट का डिफ्रैक्शन एक समान पाया गया। इससे हम ये सिद्ध तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट के ही समान वेव नेचर शो करता है।
They set up an experiment very similar to what might be used to look at the interference pattern from X-ray scattering from a crystal surface. तो अब इन्होंने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप यूज़ किया वो सेटअप इस प्रकार का था जो कि जनरली एक्सरे स्कैटरिंग के बाद उसके इंटरफेरेंस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल के सरफेस से एक्सरे जब स्कैटर होगा तो उसका जो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, स्कैटरिंग, एक्सरे की स्कैटरिंग होगी और उसके आपस में जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगे उनके जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, उसके बेस पे उसी के समान इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स यदि डिफ्रैक्ट होते हैं किसी क्रिस्टल सरफेस से, उसके बाद उनका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे देखने को मिलता है। यदि वो बिल्कुल एक्सरे के समान है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को शो कर रहा है। Planar nature of crystal structure provides a scattering surfaces at regular interval. अब क्योंकि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, उसमें कई प्लेन्स पाए जाते हैं, तो उन प्लेन्स से एक्सरे या आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम आपने यूज़ किया है वो टकराएंगे और टकराने के बाद वापस स्कैटर हो जाएंगे। Therefore, waves that scatter from one surface can constructively or destructively interfere from waves that scatter from the next crystal plane deeper into the crystal. तो एक प्लेन से जितने एक्सरेज या जो भी आप इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहे हैं, एक प्लेन से टकरा करके वापस चले गए, ऐसे कई बीम्स जाएंगे, तो एक लेयर के बाद दूसरा सरफेस लेयर भी आपको देखने को मिलेगा। उस सरफेस लेयर तक यदि कोई एक्सरे या इलेक्ट्रॉन बीम पहुंच रहा है तो वो भी स्कैटर होगा। तो जो प्रीवियस लेयर है और जो नेक्स्ट लेयर है उन दोनों से स्कैटर्ड हुए बीम्स आपस में इंटरफेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो उनका वेवलेंथ बढ़ जाएगा और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो उनका वेवलेंथ कम हो जाएगा। यानी एक के बाद एक कई इस तरह के लेयर्स आपको क्रिस्टल में देखने को मिलेंगे। तो उन लेयर्स से कंटिन्यूस स्कैटरिंग होगी रेडिएशन की, एक्सरे की या इलेक्ट्रॉन बीम की, जिसकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्कैटरिंग होगी। तो जो नेक्स्ट लेयर है और ऐसे कई लेयर्स हैं उनसे भी स्कैटरिंग होगी, तो आपस में इनका इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा जो कि कंस्ट्रक्टिव होने के केस में वेवलेंथ बढ़ेगा और डिस्ट्रक्टिव होने के केस में वेवलेंथ घट जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल इस फिगर के थ्रू समझाया गया है कि जैसे क्रिस्टल के प्लेन्स दिख रहे हैं, क्रिस्टल के प्लेन्स, उस पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, टकरा रही है पार्टिकल्स से और स्कैटर हो जा रही है। ठीक है, तो स्कैटरिंग का एंगल जो है वहाँ यहाँ पे है थीटा। यानी इंसिडेंट, आप देख सकते हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम लिखा हुआ है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा लेयर है उससे भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होंगे, स्कैटर होंगे। तो जो पहला स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है और सेकेंड लेयर से रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, उनके बीच में इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ किया गया था। ये सर्कल में आपको दिखाया जा रहा है, सर्कुलर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, आप देख सकते हैं इंसिडेंट बीम किससे जाके टकरा रहा है, निकल टारगेट, निकल का एक बड़ा क्रिस्टल लिया गया है, उससे टारगेट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जाके टकरा रहे हैं। तो टकराने के बाद जो डिफ्रैक्टेड बीम है वो डिटेक्टर के थ्रू पास होगा। अब ये जो डिटेक्टर है वो इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के बीच का जो एंगल है उसको डिटेक्ट करेगा, जो कि अभी हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा था। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच का एंगल थीटा, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा ये डिटेक्टर। पूरा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में सेटअप किया गया है। दिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन। हम लोग देख चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन का बीम प्रोड्यूस होगा, विच सेंड्स एन इलेक्ट्रॉन बीम विद एन एडजस्टेबल एनर्जी टू अ क्रिस्टल सरफेस। और इस इलेक्ट्रॉन गन की विशेषता ये भी है कि आप जो इलेक्ट्रॉन बीम भेज रहे हैं उसकी एनर्जी को आप फिक्स कर सकते हैं। कम एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम भी यूज़ कर सकते हैं। द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिटेक्टेड एट अ पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो जो इंसिडेंट बीम निकल क्रिस्टल से जाके टकराएगी और डिफ्रैक्ट होगी,
तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा आपका डिटेक्टर। और डिटेक्टर जो है वो मूवेबल है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह अपना पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज कर सकता है तभी तो वो थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करेगा ना। The results of an energy scan at a particular angle and an angle scan at a fixed energy are shown below. तो यदि हम एक स्कैन करते हैं जिसमें कि एंगल फिक्स रखते हैं, थीटा फिक्स रखते हैं, और उसके साथ साथ हम एनर्जी को चेंज करते हैं, और एक दूसरा स्कैन करते हैं जिसमें हम एंगल को फिक्स रखते हैं और एनर्जी को फिक्स रखते हैं और एंगल को चेंज करते हैं। यानी एक बार हमको एनर्जी चेंज करना है, एंगल फिक्स रखना है, और दूसरी बार एंगल चेंज करना है और एनर्जी फिक्स रखना है। तो जब दोनों जो स्कैन्स मिलेंगे, both show a characteristic shape indicative of an interference pattern and consistent with the planar separation in the crystal. दोनों ही केसेस में जो हमें ग्राफ मिलेगा, स्कैन मिलेगा, उससे इंटरफेरेंस का पैटर्न प्रूव होता है। ये देखिए आप, ये दोनों डायग्राम है, जिसमें पहला डायग्राम है उसमें एनर्जी वेरी किया जा रहा है और जो एंगल है वो फिक्स है 50 डिग्रीज़ पे। सेकेंड ग्राफ में एंगल को वेरी किया जा रहा है और जो वोल्टेज है वो फिक्स रखा गया है 54 वोल्ट पे, यानी एनर्जी फिक्स रखी गई है। तो इससे दोनों डायग्राम को देख करके पता चलता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर तो रखता है, सभी जानते हैं। इंटरफेरेंस वो तभी शो करेगा जब उसमें वेव नेचर पाया जाएगा। सो दिस वाज अ ड्रामेटिक प्रूफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ मैटर। इससे ये पता चलता है कि मैटर में वेव नेचर भी पाया जाता है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, वो है थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो another experiment carried out in the same year by G.P. Thomson in Great Britain added further proof. तो G.P. थॉमसन जो कि ग्रेट ब्रिटेन को बिलोंग करते थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जिसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। थॉमसन पास्ड अ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ थिन मेटल फॉइल। तो थॉमसन ने बहुत ही हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक पतले से मेटल के फॉइल, पतला सा मेटल का पीस कह सकते हैं आप, उसके थ्रू पास किया। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाज द सेम एज दैट ऑफ एक्सरे। अब ऐसा जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम को जब पास किया थिन मेटल फॉइल से, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला वो बिल्कुल एक्सरेज की डिफ्रैक्शन पैटर्न के समान था। इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये पहला डायग्राम दिखाता है इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न मेटल फॉइल के थ्रू, और दूसरा डायग्राम दिखाता है एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न। दोनों एक समान देखने को मिल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सरे के ही समान तरंग नेचर, वेव नेचर शो करता है। सो दिस वाज अगेन अ ड्रामेटिक प्रूफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ मैटर। थैंक्स।